नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। बीएसपी संस्थापक काशीराम की आज पुण्यतिथि। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि। बता दें, मायावती ने काशीराम को लेकर किया ट्वीट। कहा, कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस और सपा उनकी हितैषी नहीं है। ये आत्मसम्मान स्वाभिमान मूवमेंट की राह में बाधा है। अंबेडकरवादी बीएसपी उनकी सच्ची मंजिल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मायावती ने आज काशीराम के पुण्यतिथि पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है, भाजपा है और आरएसएस है, वो सपा की हितैषी ये जो है, ये सभी हितैषी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आत्मसम्मान स्वाभिमान मूवमेंट की राह में ये सभी बाधा हैं। इसके साथ ही अंबेडकरवादी बीएसपी उनकी सच्ची मंजिल है। तो मायावती ने काशीराम को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी, सपा और आरएसएस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि ये सभी हितैषी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये आत्मसम्मान स्वाभिमान मूवमेंट की राह में बाधा भी है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? मायावती ने काशीराम के आज पुण्यतिथि पर ट्वीट किया है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और साथ ही साथ बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला है और कहा है कि जिस तरह से ये आत्मसम्मान स्वाभिमान मूवमेंट की राह में ये सभी बाधा बन रहे हैं, अंबेडकरवादी बीएसपी उनकी सच्ची मंजिल है। उन्होंने साफ तौर पर कहने की कोशिश किया है कि जो दलित मूवमेंट है, यानी कि खुद अपने बारे में उन्होंने कहा है कि वही दलितों की हितैषी है और कहीं न कहीं जो है हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी बसपा प्रमुख मायावती काफी खिन्न दिख रही है, नाराज दिख रही है और जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती को हरियाणा में मिली 2% से कम वोट मिले हैं। यहाँ पर इनेलो तो 2 सीट मिल गई, लेकिन गठबंधन में लड़ने वाली बसपा जो है 0 पर पहुंच गई। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बसपा प्रमुख मायावती भले ही लगातार डिफीट खा रही है, हार का सामना देख रही है, लेकिन जो उनका मनोबल है, आक्रामकता है, वह ठंडी नहीं पड़ी है। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सबसे पहले बसपा को बड़ा झटका लगा, खाता भी बसपा नहीं खोल पाई, उसके बाद जब हरियाणा चुनाव में कूदने की कोशिश की तो उसमें भी जो है निराशा हाथ लगी। अब काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर एक तरफ बीएसपी का घटता हुआ जनाधार, दूसरी तरफ जनता के साथ फिर से एक इमोशनल कनेक्ट करने के लिए जिस तरह से मायावती ने ट्वीट किया, साथ में कांग्रेस पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर और सपा पर हमला भी बोला। देखिए, जिस तरह से अगर बात करें लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पर पहुंची और उसके बाद हरियाणा में दम भरा, इनेलो के साथ गठबंधन किया और कहीं न कहीं एक एयर बनाने की कोशिश किया। कई रैलियां बसपा प्रमुख मायावती ने किया और दलित मूवमेंट संविधान और आरक्षण को लेकर हथियार बनाया और अपनी रैलियों में खास तौर पर दलितों को एकजुट होने का आह्वान किया। लेकिन यहाँ पर भी बसपा का प्रदर्शन जो है 0 साबित हुआ। यहाँ भी पूरी तरह से बसपा फेल हो गई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बसपा कहीं न कहीं अब राजनीतिज्ञों की नजर में डूबता हुआ जहाज साबित हो रहा है और इसका जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती और इनेलो ने चुनाव लड़ा, इसका कहीं न कहीं असर कांग्रेस पर भी देखने को मिला, क्योंकि जो वोटों का समीकरण है और जो बंटवारा हुआ है उस पर कहीं न कहीं जो है असर देखने को मिला। कांग्रेस जो है हार गई। यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर हैट्रिक लगाई, तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है। और बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, अब देखना ये होगा कि किस तरह से मायावती उपचुनाव को लेकर कितनी सतर्क रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। वह खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ के पिसावा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन, इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में संबोधन करेंगे। अलीगढ़ के पिसावा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए, दलितों को साधने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर देखा गया कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपनाया, तो वो वोट बैंक बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ को शिफ्ट हो गया। यही वजह है कि उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव है और पिछड़ों को साधने में जुटी हुई है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज अलीगढ़ दौरा, इस दौरान वो दोपहर 12 बजे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी की नागरिकता पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। इसको लेकर याचिकाकर्ता ने नागरिकता खत्म करने की मांग उठाई थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था हाई कोर्ट का रुख। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने नागरिकता खत्म करने की मांग उठाई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। तो नागरिकता खत्म करने वाले मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। डॉक्टर सुब्रमण्यन ने राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था। तो राहुल गांधी की नागरिकता पर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वही अब बात हरियाणा चुनाव की कर लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से हैट्रिक लगा दी है। जी हां, बीते दिन हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए। बीजेपी ने एक बार ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए कई दशकों में ये पहली बार है जब कोई सरकार वहां पर तीसरी बार रिपीट हो रही है। विधानसभा की 90 सीटों में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 12 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो चुनाव है वो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा गया था। यही वजह कि 12 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी को चुनाव में 90 में से सिर्फ 37 सीटें मिली। बीजेपी के 8 मंत्री समेत जो स्पीकर हैं उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। बीजेपी ने ऐतिहासिक हैट्रिक लगाई है। विधानसभा की 90 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं 12 अक्टूबर को यानी विजयदशमी के दिन नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी टफ फाइट जरूर दी, लेकिन महज 37 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रही गई। बीजेपी के जो 8 मंत्री हैं, 8 मंत्री समेत स्पीकर की हालांकि हार हुई है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि 54 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार कोई पार्टी हैट्रिक जीत लगाई है। तो आपको बता दें कि भाजपा की ऐतिहासिक हैट्रिक जीत के बाद 90 सीटों की सीट थी, जिसमें से 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं 12 अक्टूबर को नायब सैनी ले सकते हैं शपथ। तो आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन नायब सैनी शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्हें 37 सीटें मिली। इसके साथ ही भाजपा के 8 जो मंत्री रहे, उसके साथ ही जो स्पीकर थे उनकी हार हो गई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो जो फॉरवर्ड थी उनको अच्छी जीत मिली है, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ी और उन्हें जीत मिली। तो भाजपा के 8 मंत्री जो हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो हरियाणा में कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो बीजेपी के पक्ष में काम किए, जैसे नए उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार टिकट दिया, साथ ही बागियों को अहमियत नहीं दी। यही वजह, कई सारी ऐसी वजहें थी। साथ ही दलित वोट पर बीजेपी ने अब की बार विशेष फोकस किया। पिछली बार ये दलित वोट बीजेपी के पाले से खिसक गया था। साथ ही दुष्यंत चौटाला से भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर गठबंधन तोड़ दिया था। गैर जाट वोट की लामबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की। साथ ही वेलफेयर स्कीम का भी दाव चला।
तो बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी के कारगर जो दांव रहे उसमें सबसे पहले जाट वर्सेस गैर जाट की जो रणनीति थी वो अपनाई गई। इसके साथ ही कांग्रेस के खेमे बंदी में भी बड़ी चोट देखने को मिली है। आपको बता दें कि चुनाव में आक्रामक प्रचार जो था वो सबसे महज इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। इसके साथ ही आरएसएस के समर्थन जो थे वो ग्रामीण इलाकों में थे। इसके साथ ही कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक विभाजन थी वो उसकी हार की वजह बनी हुई है। इसके साथ ही अगर गैर जाट जिसमें से 36 बिरादरी और दलित मतदाताओं पर जो था वो पूरी नजर थी, तो पार्टी में आपसी गुटबाजी थी। इसके साथ ही जो कांग्रेस की हार का वजह था वो कहीं ना कहीं जो गैर जाट को था उसे साधने में था। इसके साथ ही सैलजा को जो है उन्हें किनारा कर दिया गया था। जाट पर ज्यादा निर्भरता हो गई थी उनकी कांग्रेस की, जिसके बाद से हरियाणा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उम्मीदवारों की जो चयन थी उसमें चूक देखने को मिली थी। इसके साथ गैर जाट दलित का भी उन्हें साथ नहीं मिला था। तो कांग्रेस के हार की वजह काफी रीजन रहे थे, जिसमें से सबसे पहले सैलजा को हटाया गया था। पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली थी, सैलजा को किनारे किया गया था। तो हरियाणा में आखिर कहां कहां कांग्रेस चूकी, क्या कुछ वो मुद्दे थे? जाट पर ज्यादा कांग्रेस निर्भर हो गई थी, ये भी एक वजह मानी जा रही है। साथ ही उम्मीदवार चयन में कांग्रेस चूकी है, ये एक बड़ी वजह। गैर जाट दलित का समर्थन या साथ जो है वो नहीं मिला कांग्रेस को। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनमें कांग्रेस जो है चूकी है, चाहे ज्यादा जाट वोटर्स पर कांग्रेस की निर्भरता हो, कुमारी शैलजा की अनदेखी हो, क्योंकि बार बार यही बात सामने आ रही थी और इसी को लेकर बीजेपी जो है हमलावर भी थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है। ये एक बड़ी वजह बना कांग्रेस की हार का और यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत यहां पर रची है हरियाणा में कई दशकों बाद पहली बार। हालांकि आरोप यही लग रहा था कि काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, सबके बावजूद तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए एक बार फिर से बीजेपी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि कोई सरकार जो लगातार तीसरी बार हैट्रिक जीत कर चुके हैं। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए बीएस गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस, किस तरह का माहौल है हरियाणा में? पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार तीसरी बार कोई पार्टी जो है वो हैट्रिक जीत की है। 54 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल रिया, देखिए ये भाजपा के लिए खासकर अगर हम बात करें तो भाजपा के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हालांकि भाजपा के जो दिग्गज 8 नेता हैं उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बावजूद जो है नायब सैनी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, जीत की हैट्रिक लगाई है। तो इसी वजह से जो है भाजपा, जितने भी भाजपा के समर्थक हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं और काफी जो है उनमें उत्साह भी है। और अभी जो है दशहरे के दिन, दशमी के दिन जो है नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी भाजपा के नेता जीत हासिल कर चुके हैं उनमें अगर बात करें तो उनमें भी काफी जो एक उत्साह है। उनका कहना है कि जो तीसरी बार हैट्रिक लगी है, उनके पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी कल बयान दिया कि भाजपा सरकार की नीतियों में लोगों ने विश्वास जताया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं और गरीबों के लिए जो नीतियां शुरू की हैं उनका जो है उन्हें पूरा लाभ मिला है और जो गरीब वर्ग है वो उनके पूरी तरह साथ है। लेकिन गुलियानी, अगर एक चीज अच्छे से देखें, ऐसा लग रहा था सारे एग्जिट पोल्स में कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए बिल्कुल उलट। और सुबह सुबह जब जिस दिन इलेक्शन के काउंटिंग हो रही थी, वोटों की गिनती हो रही थी, उस दिन भी नायब सिंह सैनी का बयान आता है सुबह सुबह कि अगर हारती है बीजेपी हरियाणा में तो सारी जिम्मेदारी मेरी। ऐसा लग रहा था कि मानिए बीजेपी को भी विश्वास नहीं था कि वो जीत जाएंगे। तो क्या कुछ वो फैक्टर्स रहे जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में यहां पर काम कर दिया? जी देखिए, आप जैसा कि आपने बात कही कि सुबह सुबह जो नायब सिंह सैनी का बयान आया था, उसके बाद जो कांग्रेस के समर्थक थे या कांग्रेस के नेता थे उनमें आत्मविश्वास बढ़ गया था कि नायब सिंह सैनी अब कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं अपनी हार का। लेकिन जैसे जैसे जो राउंड वाइज जो काउंटिंग थी वो आगे बढ़ती चली गई तो कांग्रेस सिमटती चली गई। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो बड़ा फैक्टर काम कर गया भाजपा का वो था 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना। लोगों ने भाजपा सरकार की इस बात पर, भाजपा की जो एक मैनिफेस्टो था उस पर विश्वास करते हुए 500 रुपए जो सिलेंडर की बात की थी उसको काफी तवज्जो दी।
इसके बाद अग्निवीरों को जो दोबारा से नौकरी दी जाएगी उसको लेकर भी काफी जो युवा थे वो आश्वस्त हो गए थे। और जो महिलाओं को 2100 रुपए, कांग्रेस ने 2000 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2100 रुपए देने की बात कहकर कहीं ना कहीं महिलाओं की जो वोट थी उसे भी अपनी तरफ खींच लिया था। बिल्कुल। बीएस, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो थी वो काफी स्ट्रांग मानी जा रही थी हरियाणा में, जिस तरह से वो दिख रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या रीजन रहा कांग्रेस की जो हार का सामना करना पड़ा उन्हें? जी देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी पहला जो कारण रहा वो आपसी फूट रही। कहीं ना कहीं जब शैलजा पे तंज कसा गया कि जो बीसी है जो एससी है वो भी मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया था कांग्रेस पार्टी में, अंतर कलह शुरू हो गया था, जिसके बाद इस मुद्दे को भाजपा ने भी खूब बनाया था और उन्होंने कहा था कि हमारे सरकार में किसी को भी मंत्री या मुख्यमंत्री बनने का पूरा राइट है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और दूसरी बात, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को अपने साथ नहीं लगा पाई, क्योंकि जाटवाद का मुद्दा जो था वो काफी भारी रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने एससी बीसी को अपने साथ लेकर यानी क्योंकि 3 प्रमुख मुद्दे थे जो कांग्रेस ने उठाए, चाहे वो जवानों का मुद्दा हो अग्निवीर के जरिए, किसानों का हो या पहलवानों का हो, लेकिन जनता तक ये मुद्दे पहुंचते हुए नजर नहीं आए। परिणाम जो है वो हमें साफ बताते हैं। लेकिन हालांकि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट तो दिया, हरियाणा में बीजेपी सीटें जरूर लाई है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जिस तरह से आपने भी बताया था कि जो कैबिनेट है नायब सिंह सैनी का, 10 मंत्रियों में से 8 मंत्री हार गए, स्पीकर समेत। क्या संदेश यहां पर हरियाणा की जनता ने दिया है? क्योंकि जो प्रमुख या दिग्गज चेहरे थे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की जनता, क्योंकि पहले जो था किसान आंदोलन भी था और उसके बाद जो महंगाई की मार थी, बेरोजगारी थी, वो भी थी, तो उसकी वजह से काफी नाराज थी हरियाणा की जनता। लेकिन मनोहर लाल खट्टर की नीतियों के कारण भी काफी नुकसान हुआ था। लेकिन जब करीब 6 महीने पहले, 7 महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग था, गरीब वर्ग था, उससे साधने की कोशिश की और वो आखिरकार अपनी इस रणनीति में कामयाब भी हुए। और शायद इन नेताओं का जो रवैया था वो पब्लिक के बीच में जाने का या फिर उनके काम करने का वो ठीक नहीं था, जिसके चलते इन बड़े दिग्गज नेताओं को बिल्कुल गुलियानी, यानी कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा में काम किया और यही वजह की ऐतिहासिक जीत बीजेपी को कई दशकों बाद एक बार फिर से हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर जो 3 चरण में मतदान हुए थे, उसमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के हार के बाद अब बीजेपी का क्या प्लान होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, तो यह बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 6, वहीं पीडीपी को 3 और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1। इसके साथ ही आप पार्टी ने भी इसमें अपना खाता खोल दिया था, जिसमें आप पार्टी को 1 और सीपीआईएम को 1 और निर्दलीय 7 शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था वो जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरण में मतदान हुए थे, जिसमें बीजेपी को काफी कम सीट मिला है, जो कि बहुत चिंतनीय है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से आप तक पहुंचाते हैं, जहां प्राचीन दुर्गा मंदिर को मुस्लिम पक्ष ने दरगाह बताया है, जिसको लेकर नौझील में दुर्गा माता मंदिर में डीएम दिनेश शर्मा ने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्राचीन दुर्गा मंदिर पर सभी
सनातनियों को पूजा का अधिकार मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात कर दी गई है। इसी को लेकर डीएम दिनेश शर्मा के साथ प्रतिनिधि मंडल सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिनेश शर्मा का कहना है कि नवमी के दिन प्रशासन पूजा का अधिकार दे, अन्यथा लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पर बैठा जाएगा। वहीं जिला प्रशासन मामले को लेकर पूरी तरह सजग नजर आ रहा है। स्थल पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। उधर खुफिया विभाग सतर्क रहकर मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी मथुरा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। तो हमने मांग की है कि नौझील में जो माता दुर्गा का मंदिर है, वहां पर हमारी माता दुर्गा के मंदिर को छीन भिन कर दिया गया है और मूर्ति को गायब कर दिया है। वहां पर जो देवी देवताओं की प्रतिमा थी उनको हथौड़ी छेनी से तोड़ा गया है। तो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की है कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए और वहां पर रामनवमी के दिन हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये मंदिर बिना पूजा के अधूरा है। जब तक पूजा नहीं होगी तब तक वहाँ मंदिर में रौनक नहीं लौटेगी। और जो बेधर्मियों ने हमारे दुर्गा माता मंदिर के सामने जो 3 मजारें बनाई हैं वो टूटनी चाहिए। तो माननीय जिला मजिस्ट्रेट साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और बेधर्मियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मुगल शासकों ने हमारे सभी बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ दिया। उन मंदिरों को तोड़ने के बाद में उनके वंशजों ने वहां पे किसी ने ईदगाह बनाई, किसी ने ज्ञान व्यापी बनाई, किसी ने मजार बनाई, किसी ने मस्जिद बनाई। ये लोगों के हमेशा से एक ही वो रहता है कि मंदिरों को तोड़कर मजार बनाए, मस्जिद बनाए। तो मथुरा से खबर है जहां प्राचीन दुर्गा मंदिर को मुस्लिम पक्ष ने दरगाह बता दिया, जिसके बाद मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। वहीं इस मामले में दुर्गा माता मंदिर को लेकर डीएम दिनेश शर्मा मौके पर पहुंचे। प्राचीन दुर्गा मंदिर पर सभी सनातनियों को पूजा का अधिकार मिलने का भी उन्होंने यहां पर मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें एक दुर्गा माता मंदिर जो प्राचीन मंदिर है वहां मूर्तियां गायब करने की और उस मंदिर को मुस्लिम पक्ष दरगाह बता रहा है? क्या कुछ ये पूरा मामला? रिया, आपको बता दें कि ये मामला जो है मथुरा के नौझील क्षेत्र का है। ये नौझील जो है कस्बा है। यहाँ पर जो है ये प्राचीन मंदिर अपना हिंदूवादी जो नेता है उनको बता रहे हैं और उधर मुस्लिम समाज जो है वहां पर दरगाह बता रहा है। तो इसको लेकर ये मामला अदालत में विचाराधीन है। लेकिन अभी 2 दिन पूर्व जो है हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा कुछ अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पूजा अर्चना की बात करते हैं। लेकिन तभी जो है मुस्लिम समाज के लोग आ जाते हैं और तमाम पुलिस फोर्स आ जाता है। तो दिनेश शर्मा ने जो है जो हिंदूवादी नेता हैं उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को और उस ज्ञापन में उन्होंने मांग करी है कि नवमी के दिन यानी जो दुर्गा नवमी है उसके दिन वहां पर पूजा अर्चना करने की हमें अनुमति दी जाए। वहीं प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सजग और सतर्क नजर आ रहा है। कल एसपी देहात त्रिगुण विशन और सीओ द्वारा बैठक की गई और सभी समाज के लोगों से यानी हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों से बात की गई। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इस तरीके की कोई भी यहाँ पर अगर बाहर का व्यक्ति आकर हमारे बीच में माहौल को खराब करता है तो ये कतई खराब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से लगा मुस्तैद हो गया है और तमाम पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने के लिए प्रशासन का कहना है किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो और ये मामला जो है अदालत में विचाराधीन है। दिनेश शर्मा हिंदूवादी नेता हैं, उन्होंने कई अपने साथियों के साथ में और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, जैसा आपने बताया, क्योंकि ये पूरा जो मामला है इस मंदिर को लेकर ये कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में जो लोग हैं, जो हिंदूवादी नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं कि अष्टमी नवमी पर पूजा का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए। तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या अधिकार दिया जाएगा? क्या अलाउ किया जाएगा वहां पर पूजा करना? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन साफ तौर पे इस मामले में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो जिस तरीके से कल एक बैठक हुई है जिसमें एसपी देहात त्रिगुण विशन थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई नई परंपरा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो उसको जो है कोर्ट के माध्यम से ही वो तय होगा और जो भी कुछ है वो कोर्ट के द्वारा ही तय किया जाएगा। उस पर जो है अभी प्रशासन देखिए
क्या कदम उठाता है, क्योंकि अष्टमी कल है। बिल्कुल देखना होगा कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।